फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री देख रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, जिसमें हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज ये चैप्टर 5 का वीडियो है और आज ही चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें पूरा का पूरा स्थापत्य जो है वो बताया गया है, जो सल्तनत काल में रहा है और साथ में जो मतलब एंशिएंट में रहा है और जो हमारा मुगल काल में रहा है वो सब। तो सारे के सारे जो स्थापत्य कला रहा है वो इसमें इस वाले चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शंस क्या है? इल्तुतमिश, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और लास्ट में है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया गया था। और टोटल कितनी मंजिल है इसमें? तो 5 मंजिल हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नीचे देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कुतुब मीनार की शेष मंजिलों का निर्माण कब से कब तक करवाया गया था। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है 1199। तो 1199 तो नहीं होगा, क्योंकि जो है जो कुतुब मीनार है इनका जो समय है वो 1206 से 1210 है। तो इसी टाइम में अगर इन्होंने पहली मंजिल का निर्माण करवा लिया है तो इसके पहले का 1199 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरा कह रहे हैं 1229 तो हो सकता है, तीसरा कह रहे हैं 13वीं शताब्दी के अंत में और चौथा कह रहे हैं कि 14वीं शताब्दी के शुरुआत में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि 1229 के आसपास जो है आप देखेंगे कुतुब मीनार की जो शेष मंजिल है उनका निर्माण कार्य करवाया गया था। और पूरा जो करवाया गया है वो किसके द्वारा करवाया गया है? तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया है। इल्तुतमिश जो है इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा इल्तुतमिश के बारे में। और इन्हीं की बिटिया थी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इससे पहले अभी देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये देखिए, कुतुब मीनार के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो कुतुब मीनार है वो 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियों, जो अभिलेख हैं इनके पट्टियाँ जो है इसके पहले छज्जे के नीचे बनी हुई हैं। इस इमारत की जो पहली मंजिल है इसका निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, तथा जो अन्य मंजिल है शेष मंजिल इनका निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आगे चल के देखिए कि कई वर्षों में ये इमारत जो है यानी कि जो कुतुब मीनार है वो आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई, यानी कि उसमें टूट फूट हुई, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो आगे चल कर के जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके द्वारा, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और फिर आगे चल कर के इब्राहिम लोदी के द्वारा भी इसका जो है मरम्मत कार्य करवाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो एक 5 मंजिली इमारत है और उससे आपको 5 व्यक्तियों के नाम भी जुड़े हुए मिल जाएंगे, जिसमें स्टार्टिंग करवाने वाले कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा निर्माण करवाने वाले कौन है? तो पूरा निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने। इसकी मरम्मत किसने किसने करवाई है? तो अलाउद्दीन खिलजी, एफएसटी और इब्राहिम लोदी। ठीक है, और सब अलग अलग जो है वंश से रहे हैं। ठीक, जैसे इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ये लोग गुलाम वंश से थे, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के थे, फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक वंश के थे और इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश से संबंधित थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जो है जो कुतुब मीनार है इसके केवल एक छज्जे के जो चित्र है वो यहाँ पे दिखाया गया है। केवल पहली जो मतलब मंजिल है ना जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था उसके ये छज्जे का जो निर्माण कार्य है ये यहाँ पर आपको दिखाया गया। यही है छज्जा, जो हल्का हल्का आपको छिद्र दिख रहा है ना वही है। तो ये एनसीईआरटी की बुक में था तो वही में से मैंने इसको लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपने एक जो हमारी 100 रुपीज़ की नोट आई है नई वाली ब्लू कलर की जो होती है उसमें देखा होगा एक चित्र बना हुआ है। तो वो जो चित्र है ना वो यही रानी की बावड़ी का ही चित्र है। ठीक है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
वैसे मैं ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछती तब ज़्यादा ठीक रहता। देखते हैं कौन कौन है। 100 रुपए का नोट तो देखने में बड़ा अच्छा लगता होगा, मिल जाए तो चॉकलेट पक्का खानी है, मेरी फेवरेट डेयरी मिल्क। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि उसमें जो चित्र बना है वो मतलब कि किस चीज़ का चित्र है। तो याद रखिएगा, जिन्हें ना पता हो, कि 100 रुपए का जो नोट है ना, उसमें जो चित्र बना है वो रानी की बाव या रानी की बावड़ी का ही चित्र है। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 5 से ही लिए हुए हैं, क्लास 7 की। कहीं से इतर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं एनसीईआरटी कवर करा रही हूँ तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप देखिए ऑप्शंस है अनिरुद्ध सिंह, तो जाहिर सी बात है अगर रानी जी की बावड़ी है तो कोई रानी जी ही करवाएंगे, तो ये तो नहीं है। नाथावत जी, वैसे इनका नाम जो है ना वो रानी नाथावत है, ठीक। तीसरा बूंदी के किसी अन्य राजा ने, बिल्कुल नहीं, और ये ज्ञात नहीं है, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो बी वाला हो जाएगा, यानी कि जो रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण रानी नाथावत जी ने करवाया था। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन कहाँ पे है, ये आपको बताया गया है कि राजस्थान के बूंदी में स्थित है ये रानी जी की बावड़ी, और उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस समय करवाया गया था, ठीक है। आगे आपसे बता रहे हैं कि अपने स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण कब करवाया गया है, तो 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी के द्वारा करवाया गया, जो कि बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की महारानी थी, ठीक है। तो बूंदी के राजा जो अनिरुद्ध सिंह थे, इनकी महारानी थी रानी नाथावत जी, जिनके द्वारा 1699 में रानी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया, और उसका चित्र आपको वर्तमान में जो 100 रुपए की नोट आई है उस पर देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच भवनों में किस शैली का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शंस क्या हैं, तो 7वीं और 10वीं शताब्दी, ठीक है। कह रहे हैं अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण, दूसरा है गोथिक शैली, तो गोथिक तो नहीं होगी, तीसरा कह रहे हैं मुगल शैली भवनों में, और लास्ट है कि ऑप्शन डी में है घा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, यानी अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण शैली का जो है वो प्रयोग किया जाता था 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच जो भी भवन निर्माण किए गए हैं उसमें। कौन सी शैली, तो अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण शैली, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था। तो कौन से वंश के शासक थे, यही आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है, धंगदेव, चंदेल राजवंश, कोई अन्य राजा, या फिर ज्ञात नहीं है। तो आप सबने जरूर पढ़ा होगा कि चंदेल वंश के जो शासक रहे हैं उनके द्वारा खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो किनके द्वारा, तो चंदेल राजवंश के शासकों के द्वारा, ठीक है। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। कंप्लीट एनसीईआरटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। टाइम लगेगा भाई, चूंकि मेहनत लगती है पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चंस निकालना, फिर क्वेश्चंस टाइप करना, खुद हम सारा काम स्वयं करते हैं तो समय लगता है, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप हमारे साथ रेगुलर अगर बने रहेंगे तो। और सुनने में आ रहा है कि केवीएस का एग्जाम जल्द ही हो सकता है, तो ये आपको केवीएस में भी मदद करेंगे, और साथ में सीटेट जो दे रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है ही, और जो अन्य भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें भी एनसीईआरटी से आजकल क्वेश्चंस खूब बनने लगे हैं। तो जब आप एनसीईआरटी पूरी कवर ही कर लेंगे तो फिर बचेगा क्या, ठीक है। क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चंस इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने जो क्वेश्चन करवा दिया यही वाला छपा जाएगा, तो ये नहीं छपा जाएगा। आपको कंटेंट पता रहे तो आप मतलब कि क्वेश्चंस पूछने का जो भी तरीका होगा इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यही कारण है कि हम एक्सप्लेन भी करते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जो है मतलब टिक करा के चले गए आगे। कह रहे हैं कि तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है उसके शिखर पर कितने टन का पत्थर रखा गया था। ऑप्शन है 50 टन, 90 टन और 100 टन तथा 120 टन। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे आपको कहीं कहीं 80 टन भी देखने को मिलेगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि 90 टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहे हैं कि मंदिर के शिखर पर इतने भारी पत्थर को ले जाने के लिए क्या बनाए गए थे। तो ये जो मंदिर है ना तंजौर कहाँ है, मैंने बताया था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कहाँ है। तो ये जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है इसके शिखर पर, अब उस टाइम पे तो क्रेन वगैरह थी नहीं, तो आप बताइए कि किस तरीके से उसको वहाँ पे पत्थर वगैरह ले जाया जाता था, वही यहाँ आपसे पूछ रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा,
क्रेन, रैंप, हवाई जहाज, सीढ़ी। तो जब क्रेन नहीं थी तो हवाई जहाज कहाँ से होगी, और इतनी ऊंची सीढ़ी बनाना भी इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो जाएगा बी वाला, यानी कि रैंप के माध्यम से मतलब कि ले जाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि क्या गड़बड़ हो रहा है बार बार, कह रहे हैं मुगल बादशाह जो शाहजहां हैं उनको उनके इतिहासकार ने क्या कहा था। तो मुगल जो बादशाह रहे हैं शाहजहां, इनके बारे में पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि साम्राज्य का शासक, धर्म का रक्षक, तीसरा है कि साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला के वास्तुशिल्पी, या चौथा है कला के रक्षक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा, यानी कि उनके जो इतिहासकार हैं उन्होंने शाहजहां को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी कहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे हैं कि शाहजहां ने किस शहर में जामा मस्जिद बनवाई थी। तो दिल्ली की जामा मस्जिद है, आई होप आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शब्द है, फारसी शब्द है आबाद और आबादी। ये जो शब्द है आपको बताना है कि किस शब्द से निकले हुए हैं। ऑप्शंस क्या हैं, जल, धरती, हवा या आग। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, आब मतलब होता है पानी। ठीक, आब मतलब क्या होता है, पानी। तो आपने एक शब्द पढ़ा होगा पंजाब, तो ये पंजाब मतलब क्या होता है, पंच प्लस आब, यानी कि 5 प्लस आब मतलब कि पानी या नदियाँ। ठीक है, तो 5 नदियां जहाँ पे हैं उसको हम लोग कहते हैं पंजाब। तो आप देखिए, आब मतलब क्या होता है, पानी। तो पानी से मिलता जुलता यहाँ पे आपको क्या मिला है, जल, यानी कि पानी का ही पर्यायवाची होता है जल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल हो जाएगा। यानी कि जो फारसी शब्द है आबाद या आबादी, ये कहाँ से निकला है, तो जल से निकला है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि सुल्तान इल्तुतमिश को व्यापक सम्मान किस कारण मिला था। तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिए, मतलब क्वेश्चन नहीं दिए हैं, सारे एक एक पॉइंट स्टेटमेंट टाइप पे दिए हुए हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, दिल्ली में जो कुहना के निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था उसके लिए। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन रहा है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कुहना है, कुहना इसके निकट, दिल्ली एक कुहना जो है उसके निकट एक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था। तो आप बताइएगा कि इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि न्यायप्रिय शासक होने के कारण, और तीसरा है हौज और जलाशयों के निर्माण के कारण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नहीं होगा, अक्सर हम लोगों के माइंड में इस तरह के मतलब कि क्वेश्चन को देख करके उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन टिक करता है, पर ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दिल्ली कुहना के निकट एक विशाल तालाब के निर्माण करवाने के कारण सुल्तान इल्तुतमिश को व्यापक सम्मान मिला था। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया, और इस विशाल जलाशय को क्या कहा जाता था। तो इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हौज सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया, या राजा का तालाब जो है उसका निर्माण किसने करवाया, या राजा के तालाब को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से कई सारे तरीकों से क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा हौज सुल्तानी या राजा का तालाब जो है इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे, दिल्ली या कुहना में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे हैं कि श्री वल्लभ ने किस पर आक्रमण किया था। तो इसका चलिए, कह रहे हैं कि श्री वल्लभ ने किस पर आक्रमण किया था। मैं देखने जा रही थी कि एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं। ऑप्शंस क्या है, श्रीलंका, मदुरई, भारत या चीन। तो श्री वल्लभ के द्वारा जो है वो आक्रमण कहाँ किया गया था, तो श्रीलंका में किया गया था, और वहां से बहुत सारी चीज़ों का मतलब कि वो वहां पे बहुत सारा तहस नहस किया, और साथ में बहुत कुछ लूट पाट के अपने देश भी लेकर के आए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्री वल्लभ के आक्रमण के बाद किसने बदला लेने का प्रयास किया। जाहिर सी बात है, आप अगर किसी के ऊपर आक्रमण करेंगे उस समय अगर वो पराजित हो भी जाएगा तब भी उसके मन में ये गांठ बनी रहेगी कि बेटा तुमको देखना है। तो आगे चल करके आप देखिए कि जो अगले शासक आते हैं वो उनसे बदला लेने का प्रयास करते हैं। ऑप्शंस क्या है, सेन प्रथम। तो सेन प्रथम नहीं है, श्री वल्लभ ने जब आक्रमण किया था तो सेन प्रथम जो है वो पराजित हो जाते हैं। दूसरा है कि धम्मकित्ती, तो ये भी नहीं है। तीसरा सेन द्वितीय, और चौथा है कोई नहीं। तो जो सेन द्वितीय है ना, इनके द्वारा फिर मदुरई पर आक्रमण बाद में किया जाता है, और फिर उनका भी मन करता है जो जो मिले सब ले चलो यहाँ से। तो ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, यहाँ आपसे बताया गया है कि 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया तो राजा सेन प्रथम कब से कब तक इनका समय है देख लीजिए कि 831 से 851 इनको पराजित किया।
उनके विषय में बोधिसत्व और इतिहासकार जो धम्मकित्ती हैं इन्होंने लिखा है। तो याद रखिएगा ये धम्मकित्ती कौन है, तो ये एक बोधिसत्व एवं इतिहासकार हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। कौन ले गया, तो श्री वल्लभ ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध मूर्तियां और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। ठीक है, आगे देखिए कि सिंघली शासक के आत्मगौरव को इससे आघात लगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति है तो उसको आघात लगेगा ही। आगे देखिए कि उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक जो सेन द्वितीय हुए, इन्होंने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। यहाँ से क्वेश्चन और बन रहा है कि पांड्यों की राजधानी का क्या नाम था, मदुरई। ठीक, हालांकि ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये सारी चीजें बताई हुई हैं। आगे देखिए जो बौद्ध इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु प्रयास किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस चीज के बारे में लिखा है। ऑप्शंस क्या क्या है, औपचारिक भागों की योजनाओं के बारे में, बी है कि अपनी सेना के बारे में, सी है अपने शासनकाल के बारे में और चौथा अपने बचपन के बारे में। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि औपचारिक बागों की योजनाओं के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय से शुरू हुई। बाबर के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय या शाहजहां के समय। आपको कई सारे लोगों ने बताया होगा कि जो बाबर बाबर, कई सारे लोगों ने बताया होगा कि बाबर के समय में ये जो चार बाग बनाने की परंपरा है ये शुरुआत हुई। लेकिन आप देखिए एनसीईआरटी में जो है वो साफ साफ दिया है कि अकबर के समय में चार बाग बनाने की परंपरा शुरू हुई है। इसके लिए आप जाके एनसीईआरटी का क्लास जो क्लास 7 की एनसीईआरटी जो 5th चैप्टर है वहाँ उसको देख सकते हैं। शायद मैंने इसको लगाया भी होगा, शायद नहीं लगाए, गलती हो गई, लगाना चाहिए था ताकि आप लोगों को भरोसा रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अकबर के शासन काल में मुगल वास्तुकला में कौन सा महत्वपूर्ण नवाचार हुआ था। ऑप्शंस क्या हैं, लाल किले का निर्माण, केंद्रीय गुंबद और ऊंचे मेहराबदार प्रवेश द्वार, तीसरा है ताजमहल का निर्माण, चौथा है चार बाग का निर्माण। अकबर के शासन काल में पूछ रहे हैं तो ये बी वाला हो जाएगा, यानी केंद्रीय गुंबद और ऊंचे मेहराबदार प्रवेश द्वार का जो निर्माण है वो इनके टाइम में एक नवाचार के रूप में देखने को मिला था। किसके समय में, अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि हुमायूं का मकबरा किस अवधि के दौरान बनाया गया था। पहले आप ये जानिए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है, आपको मिलेगा दिल्ली में देखने को हुमायूं का मकबरा। आपको बताना है कब से कब तक ये बना है। तो ऑप्शंस, ये आंसर साफ साफ दिख ही रहा है कि 1562 से 1571 के मध्य में दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चंस बनाने में, पूरा पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये फ़र्ज़ भी बनता है किसी की मेहनत को जो है कम से कम बढ़ावा तो दे ही सकते हैं ना, उसको थैंक्स के रूप में भी आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगर शेयर नहीं भी करते हैं तो मतलब लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का जो छज्जा है वो कब पूरा किया गया था। तो दिल्ली में जो दीवाने आम बनवाया गया था उसमें जो सिंहासन था ना उसमें कई सारे छज्जे थे, वो जो छज्जा है उसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ है, यही आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है 1648, बी है 1658, सी है 1548 और लास्ट है कोई नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1648 में दिल्ली में जो दीवाने आम था उसमें सिंहासन जो रखा गया था उसके छज्जे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। कब, 1648 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहे हैं कि शाहजहां के शासनकाल में सर्वाधिक निर्माण कार्य कहाँ हुए। ऑप्शंस क्या हैं, आगरा, दिल्ली, लाहौर, काबुल, अजमेर, बीकानेर, ग्वालियर और जयपुर। तो ये सब सरासर गलत है। सही आंसर क्या होगा, आगरा और दिल्ली। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो भी आगरा थी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कि शाहजहां के शासनकाल में सार्वजनिक और निजी सभाएं कहाँ आयोजित होती थी। ऑप्शंस क्या हैं, मंदिरों में पगलाए हैं जो मंदिरों में होगी, किलों में बिल्कुल नहीं, बागों में बिल्कुल नहीं, बागों में कौन करवाता है। सही आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि दीवाने आम और दीवाने खास में। ठीक है, तो शाहजहां के टाइम पीरियड में जो भी सार्वजनिक सभाएं हुआ करती थी कहाँ होती थी, तो जो दीवाने आम और दीवाने खास था वहाँ पे हुआ करती थी। यहाँ देखिए
सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु जो समारोह कक्ष था उसको कहते थे दीवाने खास या दीवाने आम। इसके अलावा भी इसको एक अन्य नाम से जाना जाता था और उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि चिहिल सुतून क्या है या चिहिल सुतून का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा कि 40 खंभों के सभा भवन को चिहिल सुतून कहा जाता था। ये कहाँ पे होते थे, तो ये आपको जो है एक विशाल आंगन में स्थित जो दरबार थे उसी के रूप में जाने जाते थे। तो इन सब चीजों को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पित्रादुरा। तो उस टाइम का बहुत ही फेमस जो है ये शब्द आपको मिलेगा। पित्रादुरा क्या है, ऑप्शंस क्या है, उत्कीर्णित संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन नमूने। दूसरा, एक प्रकार का पौधा, एक प्राचीन इमारत या एक संगीत वाद्य यंत्र। सही आंसर में ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो पित्रादुरा है वो स्थापत्य की एक शैली है। इसमें क्या होता था कि जो संगमरमर या बलुआ पत्थर है उस पे हीरे मोती से जो है मतलब कि चित्र बनाए गए जाते थे, हीरे मोती से जड़ाऊ काम किए जाते थे। तो ये उनकी जो शैली थी वो थी पित्रादुरा शैली। ठीक है, तो कुल मिला के सजावट का काम करने की एक शैली थी पित्रादुरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था। तो बच्चा जानता है कि उनकी पत्नी जो मुमताज महल थी उन्हीं के याद में इन्होंने करवाया है। कब करवाया है, तो यहाँ मैंने लिखा तो था शायद 1643 में, अभी मुझे 1643 है, मैं सोच रही थी कहीं गलत ना हो जाए। तो शाहजहां ने जो ताजमहल का निर्माण है वो अपनी पत्नी की याद में 1643 में ही करवाया था। कहाँ, तो आगरा में। ठीक है, और ताजमहल आप लोगों ने देखा ही होगा, इसी वजह से मैंने चित्र नहीं लगाया है। नहीं देखा है तो जाके देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण में कौन सी योजना अपनाई थी। ऑप्शंस क्या है, बगीचे की योजना, नदी तट बाग योजना, मकबरे की योजना या महल की योजना। तो जो इसका बी वाला है वो सही हो जाएगा कि नदी तट बाग की योजना जो है वो अपनाई गई थी शाहजहां के द्वारा जो ताजमहल बनवाया गया था उसमें। ठीक है, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर किस वर्ष बना। ऑप्शंस क्या हैं, वृंदावन में बना है, ये भी याद रखिएगा। किसका मंदिर है, गोविंद देव का मंदिर है। कब बना है, तो 1590 में बना है। अब ये चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस वजह से इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में ना दिया होता तो इतने मतलब कि खोजो वाले क्वेश्चंस नहीं मिलते, लेकिन एनसीईआरटी में है तो भैया कुछ भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, गोविंद देव मंदिर की जो वास्तुकला शैली है वो किससे प्रभावित थी आपको बताना है। तो दक्षिण भारतीय, उत्तर पूर्वी ईरान या यूनानी या चीनी। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि उत्तर पूर्वी ईरानी वास्तुकला से प्रभावित थी गोविंद देव मंदिर की जो शैली थी वो। और कहाँ पे है, हमने बताया कि वृंदावन में है। कब निर्मित हुई है, 1590 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 खत्म हो रहा है यहीं से। कह रहे हैं कि गोथिक वास्तुकला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो ऑप्शंस क्या है, गोल मेहराब, बी है कि नुकीले मेहराब, तीसरा है कि छोटी खिड़कियां, चौथा है कि कम ऊंचाई वाली। तो गोथिक वास्तुकला भैया कम ऊंचाई नहीं है, काफी लंबी लंबी है ये इमारतें। और दूसरा कि इसमें आपको नुकीले मेहराब देखने को मिल जाएंगे। और इससे क्या बनाए जाते थे, तो चर्च वगैरह बनाए जाते थे। स्पेशली जो गोवा में आपको चर्च देखने को मिलेंगे वो सब गोथिक जो शैली है उसी में बने हुए हैं। यहाँ देखिए अन्यत्र करके जो हमारी एनसीईआरटी में दिया रहता है वहां से हमने इसको लिया हुआ है। तो यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण का प्रयास शुरू हुआ। बड़ा करते हैं, और यही वास्तुकला की गोथिक शैली के नाम से जानी गई। ठीक है, और इस शैली की विशिष्टताएं क्या थी, एक तो ऊंचे नुकीले मेहराब होते थे, रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता था जिसमें प्रायः बाइबल के लिए दिए गए दृश्यों का चित्रण है। ठीक है, तो बाइबल से जो लिए गए दृश्य हैं उनके चित्रण को यहाँ चित्रित किया गया है तथा उड़ते हुए पुष्पों को भी दिखाया गया है। दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में फिर चर्च से जुड़े। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग में ये जो मीनार और घंटी है वो स्टार्टिंग में नहीं थी, ये तो बाद में आई है। क्या हो गया इसको, हाँ आगे देखिए। आगे आपसे बता रहे हैं कि इस वास्तुकला शैली के जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरण है उसमें से पेरिस का एक नॉट्रे ड्रम चर्च है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो नॉट्रे ड्रम चर्च है ये कहाँ पे है, तो पेरिस में। ठीक है, 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, उसमें पूछ लेते हैं ना बीपीएससी में जो है, आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन बनता है, तो ये बन सकता है। ठीक है,
तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी सी वीडियो थी, इस छोटी सी वीडियो को ना तैयार करने में भैया 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, पहले जब मैं भी यूट्यूब से ही बहुत सारी चीज़ें देखा करती हूँ, तो जैसे जो करंट अफेयर वाले टीचर हैं उनसे हम करंट अफेयर जब देखते हैं, तो जब वो बताते हैं कि ये जो 1 घंटे की क्लास है, इस 1 घंटे में 7 से 8 घंटे की मेहनत लगी है, और वो भी मेरी अकेले नहीं, मेरी पूरी टीम की मेहनत लगी है, तो मुझे भरोसा नहीं होता था कि इतना समय लग जाता है। पर अब जब मैं खुद ये काम कर रही हूँ तो मुझे समझ आता है कि सच में मतलब कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। एक एक चीज़ों को ढंग से उसको उस पेज से निकालना और कंसाइज करना, और साथ में ये भी देखना कि कोई पॉइंट गलत ना होने पाए, ये बड़ी मेहनत का काम होता है। तो इस मेहनत के लिए आप लोग जरूर सभी की वीडियो को लाइक किया करें। चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने इसी चैनल पे हमने लूसेंट की जो पॉलिटी है, लूसेंट पॉलिटी, हालांकि मैंने उसको पहले भी कराई है, लूसेंट की हिस्ट्री, लूसेंट की पॉलिटी, लेकिन अभी मैंने लूसेंट की पॉलिटी के MCQ जो है वो स्टार्ट करवाए हैं। खुद से हम MCQ बनाते हैं, और लूसेंट में जो कंटेंट है उसी के MCQ बना के आपको हम उसे दिखा रहे हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि उससे MCQ कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। एक तो संविधान सभा का जो निर्माण है वो, और दूसरी संविधान सभा, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, और उसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो हालांकि एक ही बार करना है। चलिए, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।